जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। तो आज यह ईवीएस का प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है। मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि ये जो ईवीएस का प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, इसमें मैं आप लोगों को टोटल ईवीएस के 15 प्रैक्टिस सेट सीटेट के कराने वाला हूं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो आने वाले प्रैक्टिस सेट हैं वो आपसे मिस ना हो। चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट 2 का कि सिल्वीकल्चर यहाँ पर संबंधित है, किससे संबंधित है? वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है, सिल्क से यहाँ पर है, फूल से है या फिर उर्वरक से यहाँ पर संबंधित है। तो यहाँ पर जो सिल्वीकल्चर होता है वो वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन भी देख लेते हैं, जो सिल्क है, सिल्क के अध्ययन को यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो ये सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर बोला जाता है। तो आपको याद रखना है कि सेरीकल्चर हो जाता है। अगर फूल का अध्ययन करना हो तो यहाँ पर क्या बोला जाता है? तो एंथ्रोलॉजी बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है, एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी इसको बोला जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि सिल्वीकल्चर तो वन एवं वन्य उत्पाद, सिल्क पूछ लिया जाए तो सेरीकल्चर ये हो जाएगा, फूल पूछ लिया जाए कि फूल के अध्ययन को क्या बोलते हैं तो एंथ्रोलॉजी बोलते हैं, और उर्वरक का यहाँ पर कोई विशेष नाम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं कि विश्व पृथ्वी दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। 21 मार्च को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है या 5 जून को यहाँ पर मनाया जाता है। तो जो विश्व पृथ्वी दिवस है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब जो 21 मार्च है, इस दिन कौन सा डे यहाँ पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल यहाँ पर हो जाएगा इंटरनेशनल वन दिवस। तो आपको याद रखना अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यहाँ पर 21 मार्च को मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना कि पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि ये जो प्रैक्टिस सेट मैं यहाँ पर करा रहा हूँ आपके सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है। अगर ये सारे आप कर लेंगे तो वहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इन्हीं प्रैक्टिस सेट से मिल जाएंगे, क्योंकि सीटेट में काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीटेड पूछे जाते हैं। तो आप ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पर डेली शाम को 7 बजे यहाँ पर ये जो प्रैक्टिस सेट है ये लाइव करता हूँ, तो आप इससे ज़रूर जुड़िएगा। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की यहाँ पर माप की जाती है। किससे की जाती है? अगर नदी में प्रदूषण है जल का तो वहाँ पर किससे आप माप करेंगे? एटीपी से करेंगे, एसटीपी से करेंगे, बीओडी से करेंगे या फिर डब्ल्यूपीएल से करेंगे यहाँ पर? तो आपको याद रखना है कि वीओडी से यहाँ पर होता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, कि यहाँ पर देखा जाता है कि जल में कितनी ऑक्सीजन है। यहाँ पर क्या देखा जाता है कि जल में O2 कितनी है। अगर इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? बायोकेमिकल, बायोकेमिकल यहाँ पर आपको याद रखना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और डिमांड हो जाता है, इसकी फुल फॉर्म है, तो ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी आपके सीटेट में बीओडी का यहाँ पर फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। और ये भी एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि यहाँ पर पूछ लेता है कि गंगा में यहाँ पर जल की जो है शुद्धता या प्रदूषण किससे मापा जाता है? तो बीओडी से मापा जाता है, बीओडी 5 से, बीओडी 10 से मापा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि झूम खेती होती है। तो झूम खेती कहाँ पर होती है? केरल में होती है, बिहार में होती है, मेघालय में होती है या फिर यहाँ पर ये तमिलनाडु में होती है। तो ये मेघालय में होती है। आपको याद रखना जो झूम खेती होती है वो मेघालय में होती है। और ये जो झूम खेती है, यहाँ से 1-2 पॉइंट आपको और याद रखने हैं। ये सबसे प्राचीन पद्धति है। क्या है? प्राचीन पद्धति है खेती की, तो ये भी आपको याद रखना है। और क्या होता है? इनमें जो होते हैं वनों को काट करके क्या किया जाता है? वनों को काट करके उनको जला दिया जाता है। काट कर क्या कर दिया जाता है? जला दिया जाता है वहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर जो खेत वहाँ पर रह जाती है, जो ज़मीन, उसी में यहाँ पर खेती की जाती है। तो ये आपको याद रखना है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्षा के लिए
मेघवीजन में यहाँ पर किस लिए यहाँ पर प्रयुक्त रसायन है? तो यहाँ पर क्या होता है, जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है वहाँ पर कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड यहाँ पर प्रयोग होता है, सिल्वर आयोडाइड प्रयोग होता है, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पर प्रयोग में आता है। तो सिल्वर आयोडाइड यहाँ पर आता है प्रयोग में, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा वहाँ पर कराई जाती है जहाँ पर जैसे कि सूखा पड़ा रहता है या फिर वहाँ पर वर्षा नहीं होती है, तो सिल्वर आयोडाइड रसायन से वहाँ पर कृत्रिम वर्षा की जाती है, आपको याद रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो UNFPA है, UNDP है, यूनेस्को है, या फिर WHO है यहाँ पर। तो UNDP यहाँ पर है, जो कि ये क्या करता है, वन्य जीव और यहाँ पर संरक्षण उनका किया जाता है। जैसे कि जो जीव जो होते हैं वो रेड सूची में कौन से आ जाते हैं, या फिर विलुप्त प्राय कौन कौन से जीव हैं, तो उनके संरक्षण के लिए यहाँ पर UNDP जो है ये एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और ये इसके संरक्षण के लिए काम करती है। तो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन है कि बायोडीजल तैयार किया जाता है। बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? न्यूट्रीकुलेरिया से, जेट्रोफा से, देवदार से, या फिर यूकेलिप्टिस से यहाँ पर तैयार किया जाता है। तो ये जेट्रोफा एक प्लांट होता है जिससे कि यहाँ पर बायोडीजल तैयार किया जाता है, तो आपको याद रखना है। अब 8 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण की परिभाषा यहाँ पर क्या है? एबायोटिक एवं बायोटिक घटक होंगे। समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ों को जो हमको यहाँ पर क्या करती, घेरती हैं, या फिर उपयुक्त में से यहाँ पर कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, बायोटिक और एबायोटिक जो घटक होते हैं वही पर्यावरण होते हैं। बायोटिक का मतलब है और एबायोटिक का मतलब क्या होता है, जो कि नॉन लिविंग है, जैसे कि जो नॉन लिविंग है और यहाँ पर जो लिविंग है उन्हीं को यहाँ पर के जोड़ करके तो हमारा पर्यावरण बना है। हमारे चारों ओर का जो वातावरण है वो क्या होता है, जैसे कि बायोटिक कुछ चीज़ें हैं, कुछ जिंदा हैं, लिविंग हैं, और कुछ नॉन लिविंग हैं, उन्हीं को ऐड कर दिया जाता है तो वहाँ पर पर्यावरण हो जाता है। इसीलिए पर्यावरण की परिभाषा यहाँ पर बायोटिक और अबायोटिक यहाँ पर कंटेंट हो जाएगा, घटक हो जाएंगे, इसलिए ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है कि सैके जो लाइकेन है वो क्या होता है, परजीवी होता है, रसायन सुपोषी है, अपघटक है, या फिर यहाँ पर सहजीवी है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये सहजीवी होता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण यहाँ पर स्रोत है? तो समुद्री शैवाल से हमें क्या प्राप्त होता है? क्लोरीन प्राप्त होती, ब्रोमीन प्राप्त होती, आयोडीन प्राप्त होती, या फिर यहाँ पर लोहा प्राप्त होता है। जो समुद्री शैवाल होती है उसमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन होती है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो अभी आयोडीन के सप्लीमेंट आ रहे हैं तो उनमें क्या होता है कि समुद्री शैवाल से ही वो आयोडीन निकाली जाती है। और आपको याद रखना है कि आयोडीन की कमी से कौन सा यहाँ पर रोग हो जाता है? तो घेंघा रोग हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्वाइटर कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि इसकी कमी अगर हो गई किसी को आयोडीन की तो घेंघा रोग हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, एक यहाँ पर गले में वो होती ग्रंथि होती है, तो उस ग्रंथि क्या हो जाती, सूज जाती, जिससे कि घेंघा रोग हो जाता है। तो ये सारी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है ईटोलॉजी से, नियोलॉजी से, एंथ्रोलॉजी से, या फिर डेमोलॉजी से यहाँ पर किया जाता है। तो एंथ्रोलॉजी से किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर स्थित है? तो ये आपको याद रखना है कि जो गोल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय जो पार्क है वो यहाँ पर तमिलनाडु में है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन का आपको लॉक कर देना है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, या फिर मेथेन है यहाँ पर। तो मेथेन क्या है, यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस है। ये दोस्तों ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं क्या करती हैं, ये जो इन्वायरमेंट या सूर्य की जो गर्मी होती है, प्रकाश से जो गर्मी उत्पन्न होती है उसको अपने अंदर शोषित कर लेती हैं और उसको बाद में यहाँ पर इन्वायरमेंट से निकलने नहीं देती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से समझते हैं, जैसे कि आपके पास एक कमरा था, कमरे को आपने चारों तरफ से यहाँ पर लॉक कर दिया है। अब उसमें आपने एक ब्लोअर यहाँ पर रख दिया और एक जगह से ब्लोअर इसमें गर्म हवा छोड़ रहा है।
और ये बाहर नहीं हवा जा रही है तो ये क्या होगा, कमरा ये पूरा गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा यहाँ पर। तो यही करता है ग्रीन हाउस गैस। तो इस तरीके से आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में प्रोजेक्ट जो टाइगर है इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी। 1973 में हुई थी, 1982 में हुई थी, 1992 में हुई थी, या फिर यहाँ पर 1996 में हुई थी। तो ये 1973 में हुई थी, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर आपको लॉक कर देना है। जो प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था वो 1973 में लाया गया था, और जब प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया तभी ये क्या कर दिया गया था, हमारा जो ये टाइगर है ये नेशनल एनिमल यहाँ पर घोषित कर दिया गया था कि हमारा राष्ट्रीय जो पशु है ये यहाँ पर 1973 में ही ये घोषित कर दिया गया था। उससे पहले क्या था, उससे पहले जो हमारा नेशनल एनिमल था वो बाघ था, लेकिन अब क्या हो गया, टाइगर हो गया। तो कब बना था, तो 1973 में ये नेशनल एनिमल टाइगर यहाँ पर घोषित कर दिया गया था जब प्रोजेक्ट टाइगर आया था। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके से ये पूरे 15 प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो इसी तरीके के सीटेड में भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ हट के नहीं आते हैं। इसी तरीके जैसे पूछ लेगा कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं, आप लोग जरूर देखिएगा, इससे जरूर जुड़िएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत यहाँ पर कौन सी है। तापमंडल है, मध्य मंडल है, क्षोभ मंडल है, या फिर यहाँ पर आयन मंडल है। तो यहाँ पर मध्य मंडल जो है वो सबसे क्या है, ठंडी परत हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये सबसे ठंडी परत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा वायुमंडल है ये सबसे पहले जो परत होती है वो क्षोभ मंडल जहाँ पर हम लोग रहते हैं, तो ये 0 से 12 किलोमीटर तक होती है। फिर आ जाता है समताप मंडल जो कि 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद मध्य मंडल आ जाता है जो कि 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच होता है। फिर आ जाता है ताप मंडल जो कि 80 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक होता है। और बाहर लास्ट वाला जो होता है वो वायुमंडल होता है जो कि 700 किलोमीटर से यहाँ पर 1,90,000 किलोमीटर तक रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। इसी में पूछ लिया जाता है कि ओजोन जो है यहाँ पर ओजोन गैस है वो कहाँ पर है, ओजोन रेखा कहाँ पर है। तो आपको याद रखना है कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के ये बीच में एक रेखा है, ये आपकी रेखा है, ये आपको याद रखना है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये ईवीएस के थे। अब यहाँ से जो 16 से 30 जो प्रश्न होने वाले हैं, मतलब कि ये 15 जो प्रश्न होंगे 16 से 30 नंबर तक, वो यहाँ पर आपके ईवीएस पेडागोजी से होंगे। तो ये भी आपके सीटेट में ऐसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बालकों के मित्रों के घर पर आने पर माता पिता क्या कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि अपने बालक को कहेंगे कि वह अपने मित्रों से बाहर जाकर मिल आए, या फिर आप उनके माता पिता कहते हैं कि अपने बालक को निर्देश देंगे कि अपने मित्रों को घर पर बैठकर ही बात करें। सी ऑप्शन है कि अपने बालक को निर्देश देंगे कि अपने मित्रों को घर पर ना बुलाया करें, या फिर डी ऑप्शन है कि आप स्वयं मित्रों से मिलेंगे, बात करेंगे व उनकी आवाभगत का भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। आप यही बच्चों से कहेंगे कि आप स्वयं मित्रों से मिलेंगे, बात करेंगे व जब वो घर पे आएँ तो उनका क्या करना है, स्वागत करना, आवाभगत करनी है, उसका ध्यान रखना, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। तो यही आप बच्चों से कहेंगे, क्योंकि ये मोरल थॉट हमारे होते हैं। बच्चों को यही सारे हम मोरल थॉट सिखाते हैं, नैतिक विचार सिखाते हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर देना है आपको। अब 17 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली डैश की ओर यहाँ पर संकेत करती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठचर्या शब्दावली है वो किसकी ओर संकेत करती है। तो ए ऑप्शन है यहाँ पर कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। बी ऑप्शन है मूल्यांकन प्रक्रिया। सी ऑप्शन है कि कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, या फिर डी ऑप्शन है कि शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली यहाँ पर पाठ्य वस्तु। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो यही यहाँ पर पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर आपको लॉक कर देना है। अब यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का कि पर्यावरण अध्ययन प्रयोगात्मक कार्य बालकों के लिए क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर अगर पर्यावरण अध्ययन आप पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्यों आवश्यक होते हैं, जो प्रयोगात्मक आप कार्य कराते हैं वो बालकों के लिए क्यों आवश्यक है। तो इससे बालक दूसरों की सहायता करते हैं, बुद्धि को तीव्र करता है, पढ़ने में रुचि जागृत करता है, या फिर समस्त इंद्रियों को यहाँ पर क्रियाशील करता है। तो ये जो है
जो यहाँ पर प्रयोगात्मक कार्य होता है वो बालकों की जो है समस्त इंद्रियों को क्रियाशील करता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य यहाँ पर नहीं है। ये आपको बताना है कि अगर आप पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक देख रहे हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि पहेलियां यहाँ पर खूब होती हैं, तो वहाँ पर उसका क्या उद्देश्य नहीं है। ए ऑप्शन है कि सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। बी ऑप्शन है कि बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। सी ऑप्शन है कि बच्चों में तर्कड़ा शक्ति का विकास करना, या फिर बच्चों में के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो यहाँ पर यही ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है, तो निगेटिव ऑप्शन आपका डी ऑप्शन है, इसलिए डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। तो अब यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन को समेकित रूप से पढ़ने के लिए किस विधि को अपनाना होगा। तो अगर आप पर्यावरण अध्ययन वहाँ पर पढ़ने के लिए बच्चों से कह रहे हैं तो आप कौन सी वहाँ पर विधि अपनाएंगे बच्चों के लिए। तो भाषा और विज्ञान को समेकित करना। बी ऑप्शन है वास्तविक प्रक्रिया को संकल्पनाओं के साथ एक करना। सी ऑप्शन है जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र में समानताएं ज्ञात करना, या फिर तथ्यों और सिद्धांतों में संबंध यहाँ पर स्थापित करना। तो यहाँ पर भाषा और विज्ञान को समेकित करना, यही आपका उद्देश्य होना चाहिए कि उसमें जो भाषा है वो भी बच्चे सीख जाएं और जो विज्ञान के वहाँ पर शब्द हैं उनको भी वहाँ पर विज्ञान की चीज़ें भी वो सीख पाएँ, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन है कि मोहित के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सा यहाँ पर उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ए ऑप्शन है विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना, या फिर विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, या फिर डी ऑप्शन है कि विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम यहाँ पर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि अगर आप वहाँ पर प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं तो विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक, क्योंकि बच्चे वहाँ पर कुछ ना कुछ बना करके अपनी प्रदर्शनी में ले करके आएंगे, तो वहाँ पर जो बनाएंगे वो बालक क्या हो जाएगा, सृजनात्मकता को वो ग्रहण करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षण के लिए उपयुक्त कहानी विधि से आप क्या करेंगे। बालकों की याददाश्त तीव्र होती है, इसमें बालकों में मिलकर कार्य करने की भावना का विकास होता है, बालकों की जिज्ञासा की तृप्ति होती है, या फिर बालकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता यहाँ पर पैदा होती है। तो यहाँ पर बालकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा होती है, क्योंकि आप जब कहानी वहाँ पर सुनाएंगे, कहानी विधि से आप चैप्टर करेंगे तो उनमें जागरूकता आएगी कि यहाँ पर आगे क्या हुआ होगा। तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर आपको लॉक कर देना है। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कक्षा कक्ष में एक शिक्षिका विटामिन ए की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके कुछ प्रमुख कार्यों का उल्लेख निम्नलिखित रूप से यहाँ पर करती है। तो क्या करती शिक्षिका यहाँ पर अगर विटामिन ए की अवधारणा समझा रही है। तो ए ऑप्शन है कि त्वचा को सूखने से ये बचाता है, और विटामिन ए जो है शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। सी यहाँ पर थर्ड है कि रुधिर में फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है, या फिर हड्डियों को यहाँ पर ठोस बनाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर विटामिन ए करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि वहाँ पर हमारी जो त्वचा होती वो ड्राई हो जाती है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और शरीर को ये क्या करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है, इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता भी यहाँ पर बढ़ाता है, इसलिए सेकंड भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट होगा, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन आपको करेक्ट कर लेना है। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा। तो यहाँ पर क्या वह पाठ का चुनाव करेगा। ए ऑप्शन है जिसे कक्षा में अधिकतर विद्यार्थी पसंद करें। बी ऑप्शन है जिससे वह सोचता है कि विद्यार्थियों में के लिए ये महत्वपूर्ण है। सी ऑप्शन है जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उसे कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो। डी ऑप्शन है कि पाठ्यक्रम में दी गई पाठ सामग्री में से जिससे वह निर्धारित समय में पूरा करना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर जो दक्षताओं का अगर विकास करना है अगर किसी भी टीचर को, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्याएं हैं उसे कक्षा के पाठ्यक्रम का भी भाग होना चाहिए। वहाँ पर आप बच्चों की समस्याओं को सुनिए और वहीं पर उनका समाधान करने की कोशिश कीजिए, तो वो एक पाठ्यक्रम का भाग होना चाहिए, इसलिए सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब 25 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यटन विधि से क्या किया जा सकता है।
विज्ञान के सभी प्रकरण पढ़ाए जा सकते हैं। बालक को जो ज्ञान मिलता है पूर्ण होता है। पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालक को जागरूकता यहाँ पर जागरूक किया जा सकता है। या फिर डी ऑप्शन है कि पढ़ाने के बाद मूल्यांकन की यहाँ पर आवश्यकता होगी। तो बालक को जो ज्ञान मिलता है वो पूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर्यटन विधि से जो बालक वहाँ पर सीखता है वो क्या हो जाता है, वहाँ पर पूर्ण ज्ञान उसको मिलता है। सारी चीज़ें वो एनालाइज करता है और फिर अपने में समाहित कर लेता है अपने माइंड में, इसलिए बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय प्रतियोगिताओं का मुख्य यहाँ पर उद्देश्य नहीं है। तो क्या पर्यावरणीय प्रतियोगिताओं का उद्देश्य नहीं है? ए ऑप्शन यहाँ पर है कि छात्रों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना। बी ऑप्शन है कि प्रदूषण के रोकथाम संबंधी उपायों से परिचित कराना। सी ऑप्शन है पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत करना, या फिर पर्यावरण विषय के प्रति रुचि का विकास करना। तो बी, सी और डी यहाँ पर उद्देश्य हैं, इसलिए ये तीनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ उद्देश्य नहीं है पूछा था, तो नहीं है निगेटिव है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि हमें किसी भी बच्चे को विद्वान नहीं बनाना है उस विषय में, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले प्रगतिशील संगठनकर्ता प्रतिमान का प्रतिपादन यहाँ पर किसने किया था? जे.एस. ब्रूनर ने किया था, रिचर्ड सचमैन ने किया था, जीन पियाजे ने किया था, या फिर डेविड आसुबेल ने किया था। तो यहाँ पर संगठनकर्ता प्रतिमान का प्रतिपादन जो है यहाँ पर डेविड आसुबेल ने किया था, इसलिए डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिया गया है, फिर यहाँ पर कूट दिए गए हैं। कौन सा कूट यहाँ पर करेक्ट है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कि फर्स्ट है कि स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हुए बनाए गए आश्रय को प्रदर्शन आश्रय यहाँ पर कहा जाता है। फिर है यहाँ पर बी ऑप्शन, सेकंड है कि दिन प्रतिदिन काम करने वाले उत्पादों को बेचने के लिए बनाए गए आश्रय को यहाँ पर सार्वजनिक परिवहन आश्रय कहते हैं। या फिर रैन बसेरा का निर्माण सरकार द्वारा भी कराया जा सकता है। तो केवल यहाँ पर थर्ड करेक्ट है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षा के शिक्षण हेतु अनुदेशात्मक प्रक्रिया में विभिन्न शिक्षण तत्वों का विश्लेषण तथा व्यवस्था की जाती है। इसके तत्वों में यहाँ पर कौन सा समावेशित नहीं है? तो उद्देश्यों की रचना का, कार्य विश्लेषण का, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत यहाँ पर झगड़ों का, या फिर विद्यार्थियों की निष्पत्तियों के आकलन का। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत झगड़ों का, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यही समावेशित नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो व्यक्तिगत झगड़े होते हैं वो यहाँ पर आपके शिक्षण तत्वों का विश्लेषण और व्यवस्था यहाँ पर नहीं की जाती है, इसलिए सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी यहाँ पर डाउट है तो आप कमेंट जरूर करके पूछिएगा, वहाँ पर मैं आपका आंसर करने की कोशिश करूँगा। चलिए अब देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को भारतीय किसानों द्वारा 2 फसलों के बीच के अंतराल के दौरान अपने खेतों को जोतने के 4 कारण यहाँ पर बताता है। तो क्या कारण है कि आगे की खेती के वास्ते मिट्टी को ढीला करने के लिए वहाँ पर अंतराल किया जाता है। सेकंड है कि मिट्टी की सारंध्रता बढ़ाने के लिए, कि उसमें क्या हो जाए, छोटे छोटे छेदों को बढ़ाने के लिए यहाँ पर अंतराल किया जाता है, समय बीच में दिया जाता है। थर्ड है मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए, या फिर मिट्टी का ढेला बनने से यहाँ पर रोकने के लिए। तो यहाँ पर आगे की खेती के वास्ते मिट्टी को यहाँ पर ढीला करने के लिए, और मिट्टी की यहाँ पर उसमें छेद मतलब कि सारंध्रता बढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ 30 प्रश्न थे इस प्रैक्टिस सेट के, और ये जो सीरीज़ मैं करा रहा हूँ इसमें टोटल मैं आप लोगों को 15 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ये आज दूसरा यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है। इसी तरीके से टोटल 15 प्रैक्टिस सेट होंगे, और पहला प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने करा दिया है। अगर वो भी, उसमें बहुत सारे वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम मेरा, और वहाँ पर मैं डेली अपलोड करता हूँ, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।